देखो, एक होता है कंपनी ऑडिट, कंपनीज के अंदर भी ऑडिट होता है, और ये वाला है जीएसटी का ऑडिट, ये डिफरेंट है। ठीक है। एक कंपनी का भी ऑडिट होता है, जिसमें ये जितनी भी जो कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या बाटा कंपनी है, या फिर मैं बात करूं आपके जो डॉक्टर रेड्डी कंपनी है, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सबके भी ऑडिट होते हैं। अब ये ऑडिट क्यों होते हैं, इसका क्या पर्पस होता है? ऑडिट का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि ऑडिट में ये होता है कि कोई भी एक पर्सन क्या करेगा कि जितनी भी जो भी रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड को डिटेल्ड में चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो ये जो रिकॉर्ड है, क्या ये रिकॉर्ड्स ट्रू हैं या नहीं है। ठीक है। ये चेक करना कि ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये वर्ड होता है ऑडिट के अंदर, ये वर्ड यूज किए जाते हैं, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर मतलब सच और सही है कि नहीं है। ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को देखा जाता है कि ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। ठीक है। अब ये ट्रू एंड फेयर क्यों देखा जा रहा है? ट्रू एंड फेयर इसलिए देखा जा रहा है ताकि जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या बना रहे, उन वो रिलाय कर सकें उस चीज़ों पे। अब स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जैसे मैं इस कंपनी के पर्सपेक्टिव में बताता हूँ आपको। कंपनी ऑडिट क्या होता है? कंपनी ऑडिट में ये होता है कि जैसे, अब जैसे आप सुनते ही हो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपने चीज़ें सुनी हुई हैं कि स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे हम जैसे लोग, है ना, हम क्या करते हैं, हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है। तो अगर आप, जैसे मैं कोई कंपनी ले लेता हूँ, जैसे गोदरेज कंपनी ले लेता हूँ। अब गोदरेज कंपनी के अंदर मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों लगाऊंगा, या मैं क्या क्या देख के लगाऊंगा, आप ये बताओ। पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं गोदरेज कंपनी के अंदर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या सोच के लगाऊंगा, क्या देख के लगाऊंगा, क्या चीज़ देखूंगा मैं? तो अगर मुझे कंपनी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखूंगा कि उस कंपनी के रिकॉर्ड कैसे हैं, मतलब वो प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, है ना, कितने सालों से प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो ये सारी चीज़ें देखूंगा, सेल्स कितनी है उसकी, एक्सपेंसेस कितने हैं उसके, बहुत सारी चीज़ें देखूंगा। तो ओवरऑल मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा। बट मुझे एक बात बताओ, मैं तो आउटसाइडर हूं, है ना, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता? खुद बताओ, क्या मॉडिफाई नहीं, कंपनी क्या मॉडिफाई नहीं कर सकती? अगर उसको कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करेगी, सेल्स को बढ़ा देगी, एक्सपेंसेस कम कर देगी, झूठी सेल दिखाएगी, फेक सेल्स दिखा देंगी। ठीक है। जो एक्सपेंसेस थे उनको कम कर देगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? है ना। तो अब जो जो रिकॉर्ड, जैसे अगर मैं गोदरेज कंपनी के रिकॉर्ड्स में चेक कर रहा हूं, तो मैं कैसे रिलाई करूं उस पे, मैं कैसे रिलाई करूंगा, मैं पैसा अपना लगा रहा हूं, क्योंकि मेरा पैसा लग रहा है ना, तो मैं अगर अपना पैसा लगाने जा रहा हूं गोदरेज कंपनी पे, तो मैं उस पर रिलाई कैसे करूं कि ये जो डाटा कंपनी मुझे दे रही है, ये सच भी है या नहीं है, ये ट्रू भी है या नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया हो, इसके अंदर कोई डाटा को मॉडिफाइड किया हो, क्या कहते हैं उसको, मिस स्टेटमेंट्स, मतलब उसने कुछ चीज़ें उसने ऐसी करी हो, हेर फेर किया हो, कुछ असेट्स को बढ़ा दिया हो, और जबकि एक्चुअल में असेट्स उतनी है भी नहीं, और असेट्स को उतना बढ़ा दिया हो। सो आप समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे रिलाई करूं? जैसे मैं बोलूं, लेट्स से, मैं इसका और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कल को मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ, ठीक है, और वो कंपनी का एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कांटेक्ट करूँ, और उनको बोलूँ कि आप सब मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ। ठीक है। तो अब क्या आप आंख बंद करके, क्या क्या सिर्फ इस वजह से कि मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो, क्या आप उस पर इन्वेस्ट कर लोगे? नहीं करोगे ना। भाई पैसों में तो कोई भी ऐसा कर ही नहीं, करेगा ही नहीं। अगर पैसों की बात आती है तो रिश्तेदारी लोग भूल जाते हैं, तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कौन भूलेगा, कौन याद रखेगा?
तो क्या आप ऐसे ही इन्वेस्ट करोगे? नहीं, आप क्या देखोगे? आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करोगे, है ना। मेरी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आप चेक करोगे कि मेरी कंपनी कैसे चल रही है, कैसे ग्रो कर रही है, कितना कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही। आप ये चेक करोगे कि नहीं करोगे, बताओ मुझे। ठीक है। अब अगर हम दोनों के बीच में, मैं हूं क्या, मैं कंपनी, और आप हो सारे के सारे इन्वेस्टर्स, अगर हम दोनों में विश्वास दिलाना है कि मेरे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं या नहीं है, तो कोई तीसरा बंदा होना चाहिए जो क्या करे, वो उस जो ना ही वो आपसे रिलेशन हो उसका, नहीं उसका उसका किसी कंपनी के साथ रिलेशन हो। ठीक है, कोई तीसरा बंदा होना चाहिए, और वो तीसरा बंदा क्या करे, और वो एक्सपर्ट होना चाहिए ऑब्वियसली उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का, क्योंकि उस ऑब्वियसली अब वो एक्सपर्ट कौन हो सकता है? सीए, ऑब्वियसली सीए होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सीए होगा जो सीए चेक करेगा। तो जो जो वो थर्ड पर्सन था जिसने ऑडिट किया फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ठीक है, वो इसलिए ऑडिट किया ताकि हम दोनों का ही विश्वास, ट्रस्ट बन सके हम दोनों को। ठीक है, क्योंकि तीसरे बंदे ने बोल दिया ना कि हाँ ये चीज़ सही है बिल्कुल, तो अब हम दोनों का ट्रस्ट बन गया। अब आप फिर इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरी कंपनी में। ठीक है, तो ये जो लेकिन प्रोसेस मैंने आपको बताई ना, ये कंपनी ऑडिट की प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं? हम जीएसटी ऑडिट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कंपनी ऑडिट और जीएसटी ऑडिट अलग होता है। कंपनी ऑडिट में कंपनी ऑडिट का अलग पर्सपेक्टिव होता है। कंपनी ऑडिट के अंदर क्या होता है, जो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनका, वो जो सीए है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करता है। ठीक है, और फिर उसको किसके साथ शेयर करता है? सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स जो हैं कंपनी के, जो भी इंटरेस्टेड हैं कंपनी के अंदर, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो गए, चाहे वो कोई लेंडर्स हो गए, कोई बैंक हो गए, चाहे गवर्नमेंट हो गई, तो इन सबके साथ शेयर करते हैं वो। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट होगी तो देन दे कैन क्वेश्चन द कंपनी। हाँ, अगर कोई फॉल्ट होगा, अगर देखो, अगर सीए को कोई फॉल्ट मिला उसके अंदर, कंपनी के अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, जैसे कंपनी ने कोई असेट्स ऐसी शो की हुई थी जो एक्चुअल में असेट्स वो थी ही नहीं, फिजिकली वो थी ही नहीं वो कंपनी के, तो क्या करेगा सीए? क्या करेगा? वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो लिख देगा। और जब क्या कहते हैं, जब जो इन्वेस्टर होंगे जब वो ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि नहीं यार, ये कंपनी ने तो ये फ्रॉड, ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही नहीं है, तो फिर क्या जो इन्वेस्टर्स हैं क्या वो उस पर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये तो मैंने आपको कंपनी ऑडिट की प्रोसेस बताई, कंपनी ऑडिट ऐसा होता है। तो उसी तरह से एक ऑडिट जीएसटी के अंदर भी होता है। ठीक है, अब देखो, वहां पे तो क्या था, वहां पे रीजन क्या था? वहां पे रीजन ये था ताकि जो जो ऑडिट इसलिए करवाना ताकि ये पता कराया जा सके, मतलब कंपनी ये डिक्लेयर कर सके, देखो जो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने चेक भी करा लिया तीसरे बंदे से। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था? वहां पे ऑब्जेक्टिव ये था कि कंपनी खुद ऑडिट करवाती है, जैसे रिलायंस कंपनी क्या करेगी, खुद अपना ऑडिट करवाएगी, और ऑडिट करवा के लोगों को ये डिक्लेयर करेगी कि यस, मेरी जो कंपनी में जितना भी जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाया, तो वो देखो बिल्कुल ट्रू है। तीसरे बंदे ने चेक भी कर लिया। तो अब जो भी इंटरेस्टेड होगा कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो बना सकता है वो। तो ये तो था कंपनी ऑडिट का पर्सपेक्टिव। ठीक है, जीएसटी ऑडिट का पर्सपेक्टिव सोचो क्या होगा। जीएसटी ऑडिट का पर्सपेक्टिव क्या, कोई उसको क्या शेयर होल्डर से कोई मतलब है? जो जो कोई शेयर होल्डर है जो शेयर्स में पैसा लगाना चाहता है, क्या उसको जीएसटी से कोई लेना देना है? नहीं, उसको जीएसटी से लेना देना नहीं है, उसको तो फाइनेंशियल से लेना देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑडिट कौन करवाएगा? यहाँ पे गवर्नमेंट करवा सकती है। ठीक है, जैसे अगर गवर्नमेंट को मान लो ऐसा लगता है कि जो एक सप्लायर है उसने अपनी सेल्स को अच्छे से नहीं दिखाया, या फिर जो जीएसटी है वो सही तरीके से पे नहीं करा, तो वो क्या कर सकता है? वो ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है आपको कि आप ऑडिट करवाओ। तो उसके अंदर भी दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऑडिट भी दो तरीके हैं, जीएसटी के अंदर जो ऑडिट है उसके भी दो तरीके हैं। देखो, जीएसटी के अंदर जो ऑडिट है उसके भी दो तरीके हैं। एक तो ऑडिट है एनुअल ऑडिट। वन सेकेंड।
हाँ, तो एक जो ऑडिट है वो तो एनुअल ऑडिट है, और एक ऑडिट है, या इन सिंपल वर्ड्स में सुनो तो जीएसटी के अंदर भी दो तरह के ऑडिट होते हैं। एक जो आपका सीए करेगा, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, या फिर एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी जो कॉस्ट अकाउंटेंट वाले जो होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होते हैं। आपके तीन तरह के कोर्सेज होते हैं ना, अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक होता है कंपनी सेक्रेटरी, और एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो सीए में वही है वाला। तो सीएस नहीं कर सकता ये ऑडिट, कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, या फिर सीएमए कर सकता है, जिसने कॉस्ट सीएमए का कोर्स किया हो, कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स किया हो। ठीक है, तो या तो ये वाला ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, या फिर ये वाला ऑडिट एप्लीकेबल होगा। ये वाला ऑडिट कौन सा है? अब इसके सेक्शन भी देखो अलग है। एक है सेक्शन 35(5), एक तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 35(5). ये बताऊंगा अभी कि सेक्शन 35(5) कब लगेगा और सेक्शन 65 कब लगेगा। तो दो तरह के ऑडिट होते हैं जीएसटी के अंदर, एक जो सेक्शन 65 के अंदर लगता है। सेक्शन 65 वाला ऑडिट कौन करता है? सीए नहीं करेगा, उसके अंदर जो टैक्स अथॉरिटी है वो खुद करेंगे, मतलब जो जीएसटी ऑफिसर होंगे वो खुद करेंगे वो ऑडिट, यहाँ पे सीए नहीं करेगा। ठीक है, एक तो है जो सेक्शन 65 वाला ऑडिट है, और एक है 35(5) वाला ऑडिट है। सेक्शन 35 सब सेक्शन 5, तो 35(5) वाला ऑडिट है। तो जो कौन करता है? वो सीए करता है, और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं, बस ये इतना ही हमें पढ़ना है कि सीए वाला जो ऑडिट है वो कब एप्लीकेबल होगा, और टैक्स अथॉरिटी वाला जो ऑडिट है वो कब एप्लीकेबल होगा। बस हमें इतना ही पढ़ना है और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, सबसे पहले सीए वाला ऑडिट पढ़ लेते हैं। इसको एक बार जूम कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। अब जो सीए वाला जो ऑडिट होता है ना, वो ऑडिट होता है एनुअल ऑडिट भी कह सकते हैं इसको। ये एनुअल ऑडिट भी है। ये कब एप्लीकेबल होता है, ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 के अंदर आता है। कौन सा एक्ट है? सीजीएसटी एक्ट 2017। तो हम ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं हम। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उसका सेक्शन 35(5), तो उसके अंदर इस एनुअल ऑडिट के बारे में लिखा हुआ है, जो चार्टेड अकाउंटेंट या फिर सीएमए कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ये कब एप्लीकेबल होगा। यहां पे लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसकी हुज टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जैसे जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2021, है ना। 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 31 मार्च 2021 तक खत्म होगा। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, है ना, अगर ऐसा लगता है कि जो उसकी टर्नओवर है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो जाती है, यानी क्रॉस कर देती है कितनी लिमिट? 2 करोड़, तो शेल गेट हिज अकाउंट। तो वो क्या करेगा? अपने अकाउंट्स को, अगर उसकी मतलब अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की जो टर्नओवर है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन की जो टर्नओवर है, तो फर्स्ट थिंग क्या सबमिट कराई जाएगी? एक तो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट सबमिट कराए जाएंगे। ये रिपोर्ट की बात नहीं हो रही, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसको। ऑडिट यहाँ पे रिपोर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनुअल अकाउंट्स की बात हो रही है। जो आपने अकाउंट्स बनाए हुए थे, जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे, उसका जो ऑडिट हो चुका है, ऑडिटेड, ईडी लग गया यहाँ पे, पास्ट टेंस, तो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, तो वो वाले रिकॉर्ड आप सबमिट कराओगे। और सेकंड, आप रिकॉन्सिलेशन सबमिट कराओगे। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है कि आपने कितना टैक्स जमा कराया है और आपका कितना टैक्स बन रहा है, तो क्या वो दोनों, उसका रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, और सच अदर डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब। अगर गवर्नमेंट ने कल को कोई कुछ प्रिस्क्राइब करा होगा, कल को कुछ और भी गवर्नमेंट कहती है कि आपको ये भी देना पड़ेगा, तो वो वाला भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, कल को मान लो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन के थ्रू या किसी सर्कुलर के थ्रू कुछ ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाले कि आपको अब ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपको ये भी सबमिट कराना पड़ेगा, तो वो भी आप सबमिट कराओगे। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए? यहां पे लिखा हुआ है कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो सीए जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर वो सारी बातें होनी चाहिए जो सीजीएसटी रूल्स के अंदर दी हुई। अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि
क्या कहते हैं, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, जीएसटी की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस के लिए नहीं है। तो बस आपको इतना लेकिन याद रखना है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी कंटेंट होगा, मतलब क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएगा, वो कहाँ पे दिया होगा, वहाँ पे वो प्रेस्क्राइब किया हुआ है किसके अंदर, सीजीएसटी के रूल्स के अंदर। सीजीएसटी के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए। तो जो अगर सीए को रेफर करना है तो सीए वहाँ पे रेफर कर लेगा, सीजीएसटी के रूल्स रेफर कर लेगा, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट और ये जो ऑडिट अकाउंट, एनुअल अकाउंट्स जो थे वो कब सबमिट कराना है, सबमिटेड अलोंग विद एनुअल रिटर्न बिफोर मतलब 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न की जो डेट थी ना, मैंने आपको एक रिटर्न के बारे में बताया था, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, जो R9 की, इससे पहले जो रिटर्न का जब मैंने चैप्टर कराया था आपको, तो मैंने एक रिटर्न के बारे में डिस्कस किया था कि एक एनुअल रिटर्न जो होती है, जो फाइल कब होती है, वो जब आपका ईयर खत्म हो जाता है, ईयर खत्म होने के बाद का जो 31 दिसंबर आता है, तब तक आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करानी होती है। तो अब आप एनुअल एनुअल रिटर्न तो फाइल करोगे प्लस में ऑडिट रिपोर्ट भी करोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट भी आप करोगे, और आप ऑडिट जो आपके जो अकाउंट्स हैं जो ऑडिट हो चुके हैं उसको भी आप क्या करोगे, आप सबमिट करोगे। कब करना है, 31 दिसंबर या उससे पहले ही कर सकते हो, ठीक है। एक बार दोबारा से याद दिला देना चाहता हूं, ये वाला ऑडिट तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है। अब टर्नओवर आप समझते हो क्या होती है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। और वो पूरे इंडिया की जो टर्नओवर है वो उसका टोटल किया जाएगा। तो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो आप क्या हो जाओगे, आप लायबल हो जाओगे ऑडिट के लिए। और ऑडिट वो कौन करेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। कौन से सेक्शन के अंदर ऑडिट होगा, सेक्शन 35(5), इसका सेक्शन नंबर याद करना है आपको। मैंने कुछ ही सेक्शन के बारे में आपसे बात की है कि क्या कहते हैं कि कुछ ही सेक्शन आपको याद करने हैं, सारे सेक्शन मैंने आपको बोला भी नहीं याद करने के लिए, तो कुछ सेक्शन है, तो यस ये वाला इसका सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप इतना भी अगर याद कर लोगे तो बहुत है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट याद कर लोगे बहुत है। तो ये वाला ऑडिट समझ आ गया तो बताओ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा सप्लायर है जिसका जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो क्या उसको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, नहीं, वो ऑडिट नहीं करवाएगा। वो ये सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसकी 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो 2 करोड़ से ज़्यादा की है, एक्सीड लिखा हुआ है, 2 करोड़ है तो तब भी कराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों सेक्शंस को आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। सेक्शन एक है सेक्शन 35(5) जो सीए करता है, और एक है सेक्शन 65। 10 बार बोलोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, इतना तो मेरे को याद हो गया, मैंने ही 10 बार बोल दिया। उसके बाद क्या है, अब ये कौन करेगा, कमिश्नर। जो कमिश्नर होगा वो क्या करेगा, या फिर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड, या तो कमिश्नर ऑडिट करेगा। अब देख रहे हो जो उसमें भी एक कौन सा था, सर्च का था, जो सर्च और इन्वेस्टिगेशन का उसमें आया था, उसमें भी कमिश्नर ही था, है ना, जॉइंट कमिश्नर था, या फिर उससे ऊपर का कोई लेवल का बंदा। वो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है किसको, या तो खुद जा सकता है, या तो वो खुद चला जाएगा, या फिर किसी को ऑथराइज कर देगा। किसको ऑथराइज कर दिया, किसी एनी ऑफिसर को, अपने से कोई छोटा जूनियर होगा उसका, है ना। जो जैसे मान लो डिप्यूटी कमिश्नर है, डिप्यूटी कमिश्नर जो होता है वो कमिश्नर का छोटा होता है, उससे छोटे लेवल की पोस्ट होती है। तो डिप्यूटी कमिश्नर हो गया, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ठीक है। या फिर उसके उसके नीचे फिर इंस्पेक्टर आता है ना। उसके नीचे जो पोस्ट होती है वो इंस्पेक्टर आती है। इंस्पेक्टर सिर्फ पुलिस के अंदर नहीं होती, इंस्पेक्टर इसके अंदर भी होती है, जीएसटी के अंदर भी इंस्पेक्टर होते हैं, टैक्स के अंदर भी, जो इनकम टैक्स वाले होते हैं उसके अंदर भी इंस्पेक्टर कुछ होते हैं, और जो कस्टम वाले होते हैं, कस्टम का भी अलग से ही डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी कुछ उन्हें कस्टम ऑफिसर भी कहते हैं, और या कस्टम इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो किसी इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं ये, ठीक है, कि उसको बोल देगा कि जा एक काम कर, उसके ऑफिस में जा और उसके ऑफिस में जाके ऑडिट कर ले। तो ऑडिट क्या होगा, ऑडिट ऑफ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड होगा, ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का हो सकता है कितने पीरियड का हो सकता है, कुछ किसी पर्टिकुलर पीरियड का, मतलब अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 3 महीने का ऑडिट करना चाहते हैं,
3 महीने का ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने बैठेंगे। 3 महीने का ऑडिट है मतलब जैसे अगर वो अप्रैल मई और जून का ऑडिट करना चाहते हैं, है ना, तो वो अप्रैल मई जून का ऑडिट कर सकते हैं। तो वो चेक कर लेंगे, अप्रैल का रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, अब मई का रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, जून का रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। या फिर पूरे साल का करना चाहते हैं तो पूरे साल का कर लेंगे, वो उनकी मर्जी है। या किसी महीने का करना चाहते हैं, किसी मंथ का, तो मंथ का कर लेंगे। एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि उन्होंने चूज किया कि एक तो जून मंथ का कर लेते हैं और एक कर लेते हैं जो अभी लेटेस्ट जो मंथ गया नवंबर, तो उसका कर लेते हैं। तो क्या, तो दो बार फ्रिक्वेंसी हो गई, मतलब 2 बार कर रहे हैं ऑडिट इन अ पर्टिकुलर मैनर। इन पर्टिकुलर मैनर मतलब जो जैसा बोला गया होगा जीएसटी रूल्स के अंदर, जीएसटी रूल्स के अंदर जैसा बोला गया होगा वैसे ही आप ऑडिट करोगे। और कहाँ पे ऑडिट करोगे? एट द प्लेस। देखो एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 1 to 1 एक एक पॉइंट एक एक वर्ड को पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, उस कहाँ पे ऑडिट करेगा? उसका जो बिजनेस है उस पे करेगा, उसके घर पे जाके ऑडिट नहीं करेगा। ठीक है, ऑडिट उसके बिजनेस के प्लेस पे होगा, जो जहाँ पे उसका बिजनेस है, उसके घर पे उसको जाना अलाउड नहीं है टैक्स ऑफिसर को। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। और क्या करेगा? अगर ऑडिट करने से पहले नोटिस दे देगा रजिस्टर्ड पर्सन को, कितने दिन पहले? 15 दिन, 15 वर्किंग डेज प्रियोर टू ऑडिट। और किस फॉर्म में दे सकता है? फॉर्म एडीटी। एडीटी का मतलब क्या होता है? ऑडिट। जीएसटी ऑडिट 01। जीएसटी ऑडिट 01 के अंदर ऑब्वियसली मेल आपको सेंड करेगा, उस पर लिखा होगा कि एज पर फॉर्म जीएसटी एडीटी एडीटी 01। तो उसके हिसाब से आपको 15 दिन पहले ही, बट ये 15 वर्किंग डेज हैं, तो छुट्टियां हटा दो। ठीक है, संडे की छुट्टी हटा दो, और क्या कहते हैं, जो कोई गेस्टेड हॉलीडे आया है तो उसको हटा दो। तो 15 दिन पहले, 15 वर्किंग डेज पहले वो क्या करेगा? वो नोटिस भेजेगा कि भैया तैयार हो जाओ, मुबारक हो कि तुम्हारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो चुका है। अब ये देखो, एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे ऑडिट हो रहा है और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन बताया था? नहीं, इन्वेस्टिगेशन। क्या अंतर है दोनों में, मुझे बताओ। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर मैं कमेंसमेंट की बात करूं तो कमेंसमेंट में नोटिस का हो चुका है कि नोटिस 15 दिन पहले भेज देंगे। और कमेंसमेंट की बात करूं तो कमेंसमेंट का मतलब होता है कि ऑडिट चालू कब होगा, तो कह रहा है लेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के बाद का कोई भी टाइम पीरियड। पहला क्या है? पहला है कि जब वो जो सामने वाला बंदा है उसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल करवा दिए आपको। एक तो वो डेट, जैसे लेट्स से उन्होंने मेरे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल करवा दिया, तो मैं जिस दिन उनको सारे रिकॉर्ड अवेलेबल करा दूं, एक तो वो डेट। या फिर दूसरी डेट कि जिस दिन उन्होंने उन्होंने ऑडिट चालू कर दिया मेरे बिजनेस पे, मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे। एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर। अब ये देखो बिल्कुल बेकार सा पॉइंट है, मेरे को समझ नहीं आता ये क्यों लिखा है इन्होंने, कि बस कमेंसमेंट जानना है अगर चाहते हो तो या तो जब मैं उनको अवेलेबल करा दूँ डॉक्यूमेंट, और या फिर वो ऑडिट करना स्टार्ट कर दें। तो उन उन इन दोनों डेट का जो भी बाद का डेट होगी उसको कहते हैं कमेंसमेंट। मतलब वहाँ से आपका ऑडिट, वहाँ से हम मानेंगे कि ऑडिट आपका चालू हो चुका हुआ है। ठीक है, इसको शांति से पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। और कंप्लीशन की अगर बात करें, ऑडिट कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है? आपको जो ऑडिट है वो 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि नहीं 3 महीने के अंदर काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्या कर सकते हैं? वो फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं। मतलब 3 महीने, जैसे मान लो ऑडिट चालू हो चुका है, और ऑडिट चालू होने के बाद ढाई ढाई महीने बीत गए, और 2.5 महीने बीतने के बाद अभी भी कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि यार नहीं नहीं, ऑडिट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका, और जिन ऐसे ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनको चेकिंग करनी जरूरी है। तो क्या कर सकते हैं? वो एक्सटेंड करा सकते हैं। कितने महीने के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं? फर्दर 6 महीने और, यानी 3 + 6 9 महीने। तो मैक्सिमम 9 महीने तक का ऑडिट हो सकता है, उससे ज़्यादा का ऑडिट अलाउड नहीं। अब वही ना यार, पूरे साल थोड़ी बैठे रहोगे उसके ऑफिस में, उसको काम नहीं करने दोगे क्या? उसका बिजनेस है यार, उसको बिजनेस तो रन करने दो। आप उसके काम, अब सोचो ना, डेली डेली आपके ऑफिस में आ रहे हैं,
डेली आप उनके उनके फूड का इंतजाम कर रहे हो, उनके लंच का इंतजाम कर रहे हो। यार हमारा भी तो जीवन है ना, हमारे ऊपर आपने ऑडिट करवा दिया तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी ऑडिट करो, ख़त्म करो उसी चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ, अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 6 महीने और एक्सटेंड करा सकते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और इसी टाइम पीरियड में आपको ऑडिट ख़त्म करना पड़ेगा। बस ये इतना ही था जो आपका टैक्स जो ऑडिट अंडर जीएसटी था। दोनों सेक्शन आपको मैं समझा चुका हूँ, 65 और 35। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे को।